हाँ, यस प्लीज। एक, अच्छा प्लीज, बातचीत नहीं। हम बात कर रहे थे, फेजर डायग्राम हमने बनाना सीखा था, और फेजर डायग्राम बनाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सुपरपोजिशन को समझना। सुपरपोजिशन से हम बात करेंगे कोहेरेंसी को समझना। कोहेरेंसी क्या होती है, बात हुई अपनी अभी नहीं। इंटेंसिटी, कोहेरेंसी, इंटरफ्रेंस तक हमें जाना है कि इंटरफ्रेंस कैसे लाएंगे। कुछ हमने जो अभी तक बात की है वो ये समझा है कि दो में हम फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं। आज हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की, वेव लिखने की, एक जगह वेव के पहुंचने की, इंटेंसिटी की। कुछ आगे बात करते हैं। देखिए, ऑसिलेशन होते हैं और वेव में वो आगे बढ़ते हैं। फेज चेंज होता है। एक सेकंड में कितना चेंज होता है? ओमेगा। बात अपनी हुई थी कि एक सेकंड में जो फेज चेंज होता है, टी टाइम में 2 पाई चेंज होता है, एक सेकंड में 2 पाई बाई टी चेंज होता है, जिसे हम ओमेगा कहते हैं। जैसे मान लो यहां ऑसिलेशन हो रहे हैं और यहां से वहां पहुंचने में 1 सेकंड लगा। वहां भी ऑसिलेशन शुरू होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद शुरू होंगे। जब एनर्जी पहुंचेगी तभी तो होंगे, क्योंकि वो 1 सेकंड बाद शुरू होंगे। तब तक यहां का ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कितना ट्रेवल कर चुका होगा? ओमेगा। और वहां का वेक्टर अपनी शुरुआत करेगा। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस होगा। जिसको बाद में एनर्जी मिली है वो लेग करेगा, पीछे रहेगा। 1 सेकंड बाद एनर्जी मिली है तो ओमेगा पीछे रहेगा, क्योंकि तब तक ये वेक्टर खुद ओमेगा ट्रेवल कर चुका हो। इसका मतलब जब हम वेव पढ़ते हैं तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जिसे बाद में एनर्जी मिलती है वो अपने ऑसिलेशन बाद में शुरू करता है, और उसका वेक्टर बाद में ही रोटेशन शुरू करेगा। जैसे यहाँ के ऑसिलेशन हो रहे हैं और वहां एनर्जी पहुंचने में मान लीजिए 5 सेकंड लगे, तो वहां ऑसिलेशन जब शुरू होंगे वो 5 सेकंड बाद शुरू होंगे। यानी वहां के ऑसिलेशन का जो फेज होगा वो यहाँ के ऑसिलेशन से 5 ओमेगा लेग करे। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ये मैंने बात कही टाइम के साथ। अब हम स्पेस के साथ भी बात करें। जैसे मान लीजिए यहां ऑसिलेशन हो रहे और एनर्जी इधर आगे बढ़ रही। हम जानते हैं कि एक ऑसिलेशन में टी टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम। एक ऑसिलेशन में 2 पाई फेज बदल जाता है। एक ऑसिलेशन के टाइम में, टी टाइम में एनर्जी आगे बढ़ जाती है। कितना? लैम्डा। हमने बात की थी टी टाइम में लैम्डा आगे बढ़ती है तो 1 सेकंड में बढ़ेगी लैम्डा बाई टी। इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, और 1/t से ही फ्रीक्वेंसी आती है। तो यहीं से मिलता है वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये एक रिलेशन भी आ गया। अब मान लीजिए इसका ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन हो गया, टी टाइम हो गया, इसका फेज 2 पाई बदल गया। इतनी देर में एनर्जी चलकर यहां आ गई।
ये जगह कितना दूर है, लैम्डा। यहां एनर्जी पहुंच चुकी है, इसने अपना एक राउंड कर लिया है, ये पहुंच चुकी है जस्ट, अभी अपना शुरुआत करेगा, ये अपना सेकंड ट्रिप शुरू करेगा, ये अपना फर्स्ट ट्रिप लेगा। और जब आप इनके ऑसिलेशन देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों सेम फेज में हैं, जबकि फैक्ट ये है ये लैग कर रहा है 2π, क्योंकि इसका सेकंड राउंड है, एक राउंड में इसका फेज ऑलरेडी 2π चेंज हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा पॉइंट लैम्डा डिस्टेंस पर होता है वो 2π से लैग करता है, लैम्डा डिस्टेंस वाला 2π से लैग करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर दूर वाला कितना फेज में लैग करता होगा, तो आप कहेंगे 1 मीटर वाला करेगा 2π/λ, इसे हम k कहते हैं। जो k है हमारा, वो आपको बताता है कि पर मीटर फेज में कितना चेंज आता है पर मीटर। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि जैसे यहां से यहां ऑसिलेशन हो रहे हैं और वो एनर्जी वहां गई है और वहां ऑसिलेशन होंगे, मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ के ऑसिलेशन और वहां के ऑसिलेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां के ऑसिलेशन फेज में 5k पीछे होंगे। 1 मीटर में k का अंतर आएगा, तो इन 5 मीटर difference will be 5k, and as they will start their oscillation at after some time they will lag in phase। तो दो बातें हैं, मुझे क्या दिया गया है हमें सोचना पड़ेगा, टाइम या डिस्टेंस। जैसे मैं आपसे कहूं यहां से एनर्जी वहां पहुंचने में 3 सेकेंड लगते हैं, तो वहां के ऑसिलेशन यहां से 3ω लेग करेंगे, लेकिन मैं कहता है कि नहीं ये दूरी 3 मीटर है, तो समझो वहां के ऑसिलेशन यहां से 3k लेग करेंगे, तो कितना वो पीछे होंगे उसके लिए मुझे या तो टाइम की इंफॉर्मेशन होना चाहिए या मुझे डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूं सॉरी, यहां मान लीजिए ऑसिलेशन हो रहे हैं जिनका इक्वेशन है y = a sin ωt+5, ये यहां का ऑसिलेशन का इक्वेशन है। टी बदल रहा है, टी वेरिएबल है, केवल एक चीज वेरिएबल है, यहाँ टाइम। टाइम बदलता जाएगा, y की वैल्यू बदलती जाएगी, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मैं एक जगह के लिए बात कर रहा हूं, इस जगह का ऑसिलेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है, एक बात ऑसिलेशन की इक्वेशन। फिर मैंने आपसे कहा यहां से एनर्जी ट्रेवल करके यहां पहुंची है, जब एनर्जी यहां पहुंचेगी तो यहां ऑसिलेशन शुरू होंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस है हमारी x, ये अगर x डिस्टेंस है, अब मैं आपसे कहता हूं यहां के ऑसिलेशन की इक्वेशन लिखिए, तो आप कहेंगे कि सर यहां तो थोड़ी बाद में शुरुआत होगी, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है, ये x डिस्टेंस है, पर मीटर k का अंतर आता है, तो x डिस्टेंस में कितने का अंतर आएगा, k × x, और माइनस कहेगा लैग कर रहा है, तो k × x +5। तो ये इक्वेशन मुझे बता देगी कि यहां के ऑसिलेशन कैसे है। आपको अब स्पेस के किसी भी पॉइंट पर आपको फेज चाहिए, आप जैसे मैं सोचूं यहां से 10 मीटर दूर जो पॉइंट है 5वें सेकेंड पर वो कहां है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट x = 10, टाइम डाल दूंगा 5 सेकेंड, तो मुझे फेज एंगल मिल जाएगा, उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि उसका वेक्टर कहां है, और एक बार मुझे वेक्टर मालूम पड़ जाता है तो मैं बता पाता हूं कि वो पार्टिकल वहां का
किस लोकेशन पर है, किस तरफ उसका मूवमेंट है, और एसएचएम अगर और ठीक आता है अपने को तो ये भी बता सकते हैं कि उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है। यानी मैं पूरा इस जगह पर उस पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक टाइम और एक स्पेस। यानी किसी भी टाइम पर किसी भी जगह के बारे में मेरे से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जगह बता दीजिए, किस टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो बता दीजिए, मैं उसका फेज बता दूंगा। और ऐसी इक्वेशन जो स्पेस के हर पॉइंट के बारे में गिवन टाइम पर फेज बता दे, उसी को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। यानी ये हमारी वेव इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल है, एक टाइम एक स्पेस। ऑसिलेशन की इक्वेशन में एक वेरिएबल था, वेव की इक्वेशन में दो वेरिएबल होते। अलग अलग जगह पर एक्स अलग अलग लिखते जाएंगे। जिस जगह पर भी ऑसिलेशन सीखना होगा वहां की एक्स वैल्यू डाल देंगे, उस जगह के ऑसिलेशन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों वेरिएबल रहते हैं तो वेव इक्वेशन होती है। आप लिखते आए होंगे वेव की इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। तो आप ये समझ रहे होंगे कि माइनस क्यों आता है, आप ये समझ रहे होंगे कि ये की क्या चीज है, आप समझ रहे होंगे कि ये ओमेगा क्या चीज। टाइम बदल रहा होगा तो फेज बदलेगा और पर सेकंड वो ओमेगा बदलेगा। आप अलग अलग जगह के फेज को कंपेयर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिसको बाद में एनर्जी मिलेगी वो फेज में लेक करेगा, जो पर मीटर से वो के का अंतर आता जाएगा। अगर कोई पार्टिकल 5 मीटर दूर है तो समझो वो यहां से 5 के फेज में लेक करेगा। तो ये मैंने आपको लिखना सिखाया वेव का इक्वेशन, कि वेव इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। तो ये बेसिक बात मैंने आपको समझाई। अब शायद इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो बड़े आराम से अब हम इस इक्वेशन को भी समझ रहे हैं। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड है, ये इनिशियल फेज है, ये फेज एंगल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लगातार बदल रहा है। यहाँ पर ये वेव इक्वेशन है जो किसी भी जगह के फेज को मुझे गिवन टाइम पर बता सकती है। तो एक दो बात मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ली, एक ऑसिलेशन की इक्वेशन और एक वेव की इक्वेशन। क्योंकि जब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं समझना ही पड़ेगा कि वहां जिस जगह सुपरपोजिशन हो रहा है, जिस जगह दो वेव पहुंच रही हैं, वहां के एम्पलीट्यूड को हमें जानना ही पड़ेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना ही पड़ेगा। तभी तो जाकर के हम वहां की इंटेंसिटी और सारी बातें हम बता पाएंगे, सुपरपोजिशन देख पाएंगे। उसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। आगे बात करते हैं। वेव इक्वेशन क्लियर है? यहां पर मान लीजिए एक सोर्स है, S1 है, y इक्वल टू ए साइन A1 साइन ओमेगा 1t प्लस 5, ये इसकी इक्वेशन है। यहां दूसरा सोर्स है S2, इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा 2t प्लस 5 2, लेट इट बी 5 1। ये दो सोर्स है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। एक का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, दूसरे का फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। अब इसमें ये जो दो इक्वेशन है हमारी, ये एनर्जी यहां से ट्रेवल करेगी। जब यहां से एनर्जी ट्रेवल करेगी, मान लो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है, ये एनर्जी यहां पर x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती है, ऐसा मैंने कहा। और अब मैं अगर आपसे पूछूं
क्या ये एनर्जी यहाँ कुछ इंटेंसिटी देगी? क्या मैं यहाँ की ऑसिलेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल। यहाँ की इक्वेशन आप लिखेंगे, ऑसिलेशन की इक्वेशन लिखेंगे, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1 x1 प्लस 5 where k1 is 2 pi by lambda 1. Intensity, let it be I1, then it will be proportional to A1 square. तो ये जो यहां पहुंचेंगे ऑसिलेशन, उनकी मैंने इक्वेशन लिखी। ये वेव की इक्वेशन नहीं, ये ऑसिलेशन की इक्वेशन। आप मुझे कह सकते हैं सर इसमें एक्स आ रहा है, हम तो सोच रहे थे ये वेव की इक्वेशन है। नहीं, एक्स नहीं है, ये x1 है, यानी x वेरिएबल नहीं है, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो जब आप किसी एक जगह पर बात करते हैं, केवल एक जगह पर, तो ऑसिलेशन आएंगे, और अगर वो वेरिएबल होता तो वेव इक्वेशन। तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये वेव की इक्वेशन आपने लिखी है, ये भी अभी भी ये ऑसिलेशन की इक्वेशन है। पर यहाँ के ऑसिलेशन की इक्वेशन को जानने के लिए मैंने वेव वाला कंसेप्ट यूज किया है कि भाई हाँ, ये चल के एनर्जी आई होगी, तब यहाँ ऑसिलेशन हुए होंगे, एनर्जी x1 ट्रेवल करके आई है, पर मीटर k का अंतर आना है, तो x में kx का अंतर आना है, और उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर ऑसिलेशन की इक्वेशन को लिखा है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब अगर हम ये कहें कि केवल दूसरा सोर्स यहाँ एनर्जी हमें देता, तो दूसरे सोर्स का जो एनर्जी यहाँ पहुंचेगा, ये डिस्टेंस x2 है, तो यहां हमें मिलेगा a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2 x2 प्लस 5 k2 है हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा 2। अगर केवल ये सोर्स से एनर्जी मिलती, I2 इंटेंसिटी होती, जो A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमें मिलती, ये हम जानते हैं। केवल सेकंड सोर्स से वहां एनर्जी पहुंचकर ऑसिलेशन क्रिएट करती, तो वहां का इंटेंसिटी मुझे मिलना था I2, तो वो मैंने इक्वेशन लिख दी। अब क्वेश्चन ये दिमाग में मेरे आता है कि दोनों ही ऑसिलेशन वहां पहुंच रहे हैं, वहां रिजल्टेंट ऑसिलेशन कैसा होगा, वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी होगी। अब क्योंकि मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं पहले वहां का एम्पलीट्यूड पता करूं, रिजल्टेंट, उसका स्क्वायर करने से इंटेंसिटी मालूम होगी, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जानने के लिए मुझे इन दोनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टर सम करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। और वेक्टर सम करने के लिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें जानना पड़ेगा, फेज का डिफरेंस जानना पड़ेगा। तो पहली स्टेप मुझे लेना चाहिए कि इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है। तो वो मेरा जो फेज डिफरेंस आएगा, डेल्टा फाई अगर हम लिखेंगे, यहां भी साइन फंक्शन है, यहां भी साइन फंक्शन है, तो वो दिक्कत तो नहीं। अगर कॉस होता तो मुझे मालूम है कि वो एक पाई बाई 2 भी सोचना होता, डायग्राम बनाना पड़ता, वो दिक्कत तो यहां नहीं आई। अब इस वैल्यू में से केवल ये माइनस करते हैं, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, k1 x1 माइनस k2 x2, और यहां से मिल जाएगा phi 2 माइनस phi 1। तो ये वैल्यू हमारे को इस तरह से फेज डिफरेंस की मिलेगी। अब जब ये फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आई है, तब ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, तो वेक्टर डायग्राम बनाना चाहिए। एक वेक्टर मान लो मैंने A1 ले लिया,
दूसरा वेक्टर को मैं A2 मार्क करता हूं, तो दोनों का वेक्टर सम जो मिलेगा वो इसके डायगोनल से आएगा। ये एंगल अगर हमारा डेल्टा फाई है तो क्या बता सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्या रहता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं सभी। रिजल्टेंट स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। ये हमें जो है एम्पलीट्यूड की इक्वेशन अपन ने लिखी। मैंने स्क्वायर में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर मुझे करना ही था, क्योंकि इंटेंसिटी चाहिए जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से आती है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये मुझे मिलेगा I, यहां रहेगा I1, ये होगा I2 और 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो ये मेरे को एक इंटेंसिटी जो मिलेगी वो इक्वेशन आ गई है जो इंडिकेट कर रही है कि आपको इंटेंसिटी का जो भी वैल्यू है वो हमारे को इस डेल्टा फाई से डिसाइड होगा। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो वाइब्रेशंस हैं उनमें फेज का डिफरेंस कितना है, वही यहाँ का रिजल्टेंट इंटेंसिटी को डिसाइड करेगा। अगर हम बात करें, समझें थोड़ा सा, तो लगता है कि यार दो सोर्स हैं, उनमें से पहले सोर्स ने इंटेंसिटी I1 दिया है, दूसरे सोर्स ने इंटेंसिटी I2 दिया है। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वहां का इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही वहां लाइट जा रही है, एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो यही हमें रिकमेंड कर रहा है कि भाई एक का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का इंटेंसिटी I2 है, तो वहां का रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होना चाहिए। लेकिन इक्वेशन तो कह रही है कुछ अलग बात। वो कह रही है कि नहीं, इंटेंसिटी में थोड़ा थर्ड टर्म भी इन्वॉल्व हो रही है, 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। यानी I1 प्लस I2 से एक्स्ट्रा टर्म आ रही। अब ये एक्स्ट्रा टर्म ऐसी तो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये कॉस फंक्शन है और कॉस फंक्शन तो नेगेटिव भी होता है तो पॉजिटिव भी होता है। अगर हम कॉस फंक्शन को ड्रॉ करें तो हम जानते हैं कॉस फंक्शन जब हम बनाएं तो हमारा कॉस फंक्शन रहता है, यहां हमने डेल्टा फाई लिया है, इधर हमने कॉस डेल्टा फाई लिखा है। तो यहां पर हमारी जो इंटेंसिटी है, यहां पर सॉरी गलत बोल रहा हूं, डेल्टा फाई 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। डेल्टा फाई को अलग अलग एंगल पे, क्योंकि 2 पाई के बाद तो फंक्शन रिपीट हो जाता है। क्या होता है 0 पर कॉस फंक्शन? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, +1। यानी यहां पर ये +1 है, +1। तो 0 पर ये +1 है, पाई बाई 2 पर 0 हो जाता है, कम होते होते 0 हो जाता है। पाई पर कितना हो जाता है? cos पाई -1। यानी यहां जाकर इसे -1 होना है, -1 यहां ले लेते हैं, ये -1 होना है पाई पर। 3 पाई बाई 2 पर वापस 0 हो जाएगा और 2 पाई पर वापस +1। तो हम समझ सकते हैं कि कॉस फंक्शन 0 से पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के उसमें प्लस होता है, जबकि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की उस रेंज में ये माइनस रहता है। ये डेल्टा फाई, ये फेज का डिफरेंस है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो 0 से पाई बाई 2 अगर हम थोड़ा फिजिकली समझें, 0 से पाई बाई 2, तो इस रेंज में जब हम हैं, 0 से पाई बाई 2 वाली रेंज में हम, तब ये कॉस फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से थोड़ा ज्यादा हो, और ये जो ज्यादा होती है
इससे ही हम कहते हैं कि सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन π/2 के बाद में अप टू 3π/2, जिसमें पाई भी आ जाएगा, पाई पे मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा तो इंटेंसिटी हमारी मिनिमम हो जाएगी पाई पर। यानी जैसे π/2 से आप आगे जाने लगेंगे, एंगल बढ़ेंगे, तो अब ये कॉस टर्म हमारी नेगेटिव हो गई, और यहां पर पाई पर ये 180 डिग्री पर ये मोस्ट नेगेटिव आ गई। और वैसे भी फिजिक्स में भी समझ में आता है वेक्टर से भी। बोले सर अच्छा, अपन यूं तो नहीं सोच रहे कि दो वेक्टर कब मैक्सिमा देते हैं? 0 पर। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमा। दो वेक्टर कब मिनिमा देंगे सम करने पर? जब वो 180 डिग्री पर हो। तब एम्पलीट्यूड मिनिमा तो इंटेंसिटी भी मिनिमा। ये कौन सा एंगल है? पाई। तो यही तो वो पाई है, मोस्ट नेगेटिव। तो इंटेंसिटी कब मैक्सिमा कब मिनिमा भी हम आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि अगर ये एंगल दोनों के बीच में π/2 से ज्यादा है तो अब मेरी इंटेंसिटी I1 + I2 से कम होगी, इस समय मिनिमम होगी। अभी भी I1 + I2 से कम ही होगी। यहां जाकर ये फिर से I1 + I2 हो जाएगी, क्योंकि यहां जाके फंक्शन वापस 0 हो जाएगा। 3π/2, ये 3π/2 हो गया। और फिर इसके बाद में इस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होने से हमारी इंटेंसिटी फिर से बढ़कर और 2π पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी जो हमें मिलेगी वो इंटेंसिटी मैक्सिमम, अगर हम सोच रहे हैं आई मैक्सिमा जो हमें मिलेगा वो होगा I1 + I2 + 2√I1 I2। ऐसा कब होगा? जब cos डेल्टा फाई हमारा होगा +1, या हम कह सकते हैं डेल्टा फाई 0, 2π, 4π या 2nπ जब होगा। यानी जब दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर 0, 2π, 4π, यानी जब दोनों वेक्टर साथ होंगे उस समय सम उनका मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी। बात समझ में आती है? तो ये मैक्सिमम इतना होगा। और अगर मिनिमा हमें देखना है तो हम कॉस फंक्शन की मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पे जाना पड़ेगा, पाई को सोचना पड़ेगा। जब ये -1 हो जाएगा तो यहां माइनस आना है। तो अगर मुझे आई मिनिमा अगर मैं सोचता हूं तो आई मिनिमा मुझे मिलेगा कितना? I1 + I2 - 2I1 I2। ये मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की मुझे मिलेगी, और ये तब मिलेगी जब मेरा कॉस फंक्शन कितना होगा? -1। यानी डेल्टा फाई मेरे पास होगा पाई, 3π, या आगे ले जाएं तो 2n - 1π। ऑड नंबर चाहिए था ना। ऑड नंबर 2n + 1 से भी आता है, ऑड नंबर 2n - 1 से भी आता है। तो बात ये ध्यान रखिए, जैसे यहां पर पहली टर्म पाई है, पहली टर्म पाई है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखकर पहली टर्म लाना चाहता हूं तो 1 रखने से, इस फॉर्मूले से 1 रखिए तो 2 - 1 से पाई आ जाएगी, अगर पहली टर्म में पाई चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पर प्लस ले लिया होता तो पहली टर्म तब आती जब n का वैल्यू 0 आता। तो बात यह है कि माइनस भी सही है, प्लस भी सही, बस ध्यान रखना पड़ेगा। वरना माइनस लेने में फायदा यह है कि अगर मैं माइनस लेता हूं और मैं आपसे पूछूं nth नंबर का डार्क चाहिए, तो nth टर्म लाने के लिए मुझे
जैसे मैंने कहा 10th डार्क चाहिए, तो मेरी इच्छा जरूर रहेगी कि मैं n की वैल्यू 10 लिखूं, तो फिर माइनस लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने 2n+1 पाई लिखा हुआ है, तो जब आप 10th मिनिमा चाहेंगे तब आपको n की वैल्यू 9 लिखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बाकी गलत कुछ भी नहीं, दोनों ही ठीक है। तो बेटर हमारे लिए लेकिन ये रहेगा कि हम ऑड मल्टीपल के लिए 2n-1 लें, ताकि पहला मिनिमा जानने के लिए n की वैल्यू को हम 1 लिख पाएंगे, वो हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी। तो मैक्सिमा लाना है, मिनिमा लाना है, तो बहुत साफ है कि दो लाइट जब मिलती हैं तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। कोई हमसे कहे अगर फेज डिफरेंस को 0 और पाई ही तो नहीं होता, फेज डिफरेंस तो 60 डिग्री भी होता है, तो फिर आपकी क्या इंटेंसिटी रहेगी? तो भाई 60 रहा तो, और मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दो वेक्टर मेरे हैं, एक का इंटेंसिटी I0 है, दूसरा का इंटेंसिटी भी I0 है। सिंपल होता हूं थोड़ा, दोनों ही सोर्स बराबर इंटेंसिटी के ले लेता हूं, I0 ले लेता हूं, तो मैक्सिमा तब होगा I0 प्लस I0 प्लस 2I0, यानी मैक्सिमा होगा 4I0। तो जहां पर इनमें फेज डिफरेंस 0, 2 पाई या 4 पाई होगा, वहां इंटेंसिटी मुझे 4I0 मिलेगी। लेकिन जहां पर ये पाई होगा, अगर वहां की हम सोच रहे हैं, तो ये I0 माइनस 2I0, तो वहां इंटेंसिटी मुझे 0 मिलेगी। जहां फेज डिफरेंस 60 डिग्री होगा, तो मैं ऐसा सोच लूंगा, 60 डिग्री के लिए यहां आ जाता हूं, I0 प्लस 2I0 cos 60 हो जाएगा 1/2, तो ये I0 और I0 3I0 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो मैंने 120 डिग्री का फेज डिफरेंस कहीं सोचा है, तो 120 डिग्री डालूंगा, माइनस का 1/2 होगा, तो 2I0 माइनस I0 से I0 आ जाएगा। यानी कहीं भी इंटेंसिटी हम ये देख रहे हैं, कहीं पर ये ज्यादा भी हो रही है 2I0 से, क्योंकि दो बल्ब हैं, तो हम तो यही सोचेंगे कि इंटेंसिटी एक के वजह से अगर I0 है, दूसरे की वजह से भी अगर I0 है, तो टोटल वैल्यू तो हमें 2I0 मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर 0 है वहां 4I0 भी है, तो कहीं 0 भी है, यानी दो बल्ब की रोशनी पहुंच रही है, हमें 4 यानी 4 बल्ब की रोशनी मिल रही है। पर कहीं ऐसा भी हो रहा है कि लाइट पहुंच रही है दोनों बल्ब से, लेकिन वहां अंधेरा भी है, 0 भी है, तो कहीं 3I0 भी है, तो कहीं इसका मतलब ये सब कुछ हो सकता है। ये हम जो सोच रहे हैं कि दो बल्ब से कहीं लाइट गई है तो वहां पर हर बार 2I0 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, वेव भी है। अब दिमाग में एक बात और भी आती है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि रोशनी दो बल्ब के गई, वहां 4I0 कैसे हो सकता है, एनर्जी ज्यादा कैसे हो सकती है, वो क्रिएट हो गई क्या वहां पर? तो अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आप ये भी सोचिए, ऐसी भी तो जगह मौजूद है जहां पर दो एनर्जी जाने के बाद भी डार्कनेस है। इसका मतलब वहां क्या डिस्ट्रॉय होना मानेंगे? तो आंसर है कि नहीं, क्रिएट हुई है, नहीं ये डिस्ट्रॉय हुई है। फंडामेंटली ये हुआ है कि ये वेव बिहेवियर जहां आता है वहां एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअल में जो एनर्जी है उन प्लेसेस से जहां पर वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2I0 उससे कम है, वहां से एनर्जी शिफ्ट हो जाती है उन प्लेसेस पर जहां हम एक्सपेक्ट, जहां हमारा रिजल्ट 2I0 से एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जहां भी सुपर पोजिशन फिनोमिना है वहां एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है। तो अब आप दिमाग में ये बात जरूर लाएंगे कि सर फिर हमें ऐसा फील क्यों नहीं होता? जैसे मान लो हमने एक बल्ब जलाया तो I0 आया, दूसरे से जलाया, उसका अकेला जलाते तो 2I0 आता, दोनों जलाते हैं तो हम तो रूटीन में तो हमें तो केवल 2I0 मिलता है। आप तो बात कर रहे थे 4I0 भी होता है, तो कहीं 0 भी होता है। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि दो बल्ब जलाने से 4I0 भी होता है और
जीरो भी होता है, ये हमें क्यों ऐसा नहीं लगता? तो जवाब ये है कि भाई बात ये है कि ये सब डेल्टा फाई पर है, और डेल्टा फाई में दिक्कत ये है कि ये डेल्टा फाई हमारा टाइम का फंक्शन है। ओमेगा बहुत हाई होता है इसका, लाइट का, आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाली भी है अपन ने, 10⁻14 हर्ट्ज, याद आ रहा है? लाइट अपने लाइट की रेंज क्या है? 10⁻14 हर्ट्ज। 6000 से कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी तो 10⁻, यानी 10⁻14 टाइम्स एक सेकंड में वेरिएशन हो जाता है ओमेगा, और ये टाइम के साथ बहुत तेजी से बदलती हुई क्वांटिटी। इसका मतलब ये वैल्यू कभी 0 भी रहती होगी, कभी π/6 भी हो जाती होगी, कभी पाई भी हो जाती होगी। तो फिर इंटेंसिटी कभी 4I0 होती होगी, कभी 0 भी होती होगी, तो कभी I0 भी होती होगी, तो कभी 2I0, कभी 3I0। तो बोले सर क्या ऐसा हो रहा है वास्तव में? यस। बोले सर फिर हमें सेंस क्यों नहीं हो रहा है ये वेरिएशन? इसका जवाब हमारे रेटिना की वजह से है। हमारे रेटिना में क्या है कि एक बार अगर कोई इंटेंसिटी जनरेट हो जाती है तो उसको वॉश होने में टाइम लगता है। तो वो वेरिएशन को हम, रैपिडली हो रहे वेरिएशन को हम सेंस नहीं कर सकते। जब रैपिड वेरिएशन होने लगते हैं तो फिर हम एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है? एवरेज वैल्यू कितनी है वो, तो आप इस फंक्शन का एवरेज कर लीजिए। I1 I2 वेरिएबल तो ये है ना, इसका एवरेज करना पड़ेगा ना। मैं अगर इसका एवरेज करूंगा, कॉस फंक्शन क्योंकि आधे साइकिल में पॉजिटिव है, आधे साइकिल में नेगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू 0 होनी है। वैसे ही जैसे साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 होता है, तो कॉस फंक्शन का भी एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 मिलेगा। तो यहां पर ये टर्म खत्म हो जाएगी। और रूटीन में हम ये देखते भी हैं कि जब हम 2 बल्ब लेते हैं तो हमें इंटेंसिटी I1 + I2 सेंस होती है, हमें वेरिएशन सेंस नहीं होता। तो अभी तक मैंने आपको सुपरपोजिशन केवल समझाया, पर यह बात मैंने जरूर कही आपसे कि सुपरपोजिशन मुझे 4I0 भी दे देता है, तो सुपरपोजिशन मुझे 0 भी दे देता है। पर डेल्टा फाई अगर मेरा रैपिडली वेरिंग क्वांटिटी है तो फिर वो मेरे को क्या मिलना है? एवरेज मिलना है। कितना मिलना है? I1 + I2 मिलना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर हम इंटरफेरेंस किसको कहते हैं? ये तो आपने सुपरपोजिशन बताया, और अभी तो आपने कहा कि हमें एवरेज मिलेगा, I1 + I2 मिलेगा। तो अब आप ये बताइए कि सुपरपोजिशन क्या चीज है? गलत बोला। इंटरफेरेंस क्या चीज है? अब उसको हम देखते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, यार ऐसा मैं कुछ करता हूं एक जगह पर जहां सुपरपोजिशन हो रहा है, वहां जो फेज का डिफरेंस है डेल्टा फाई, इसको मैं पाई लेता हूं और कुछ ऐसा करता हूं कि हमेशा ही पाई बना रहे, उसे फिक्स कर देता हूं, लॉक कर देता हूं एक तरह से। तो बोले फिर तो सर ऐसा होगा कि अगर आप इसको पाई कर देंगे तो यहां की इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगी, और अगर आपने दोनों सोर्स इक्वल इंटेंसिटी के लिए रखे हैं, I1 को भी आप I0 ले लेंगे, I2 को भी अगर आप I0 ले लेंगे, तो I0 + I0 - 2I0 फिर तो 0 आ जाएगा। तो फिर तो वहां लगातार ही इंटेंसिटी 0 बनी रहेगी। लाइट पहुंच भी रही है और लगातार वहां 0 इंटेंसिटी बनी रहेगी। अगर आप ऐसा कुछ कर देंगे कि ये फेज का डिफरेंस पाई है और पाई बना रहे। मान लो कहीं पर दूसरी जगह पर दोनों का लाइट गया, वहां फेज डिफरेंस 2 पाई है, और मैंने उसको 2 पाई फिक्स कर दिया, बदलने नहीं दिया,
तो 2 पाई का मतलब तो सेम फेज हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, तो अब तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4I0। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, A0 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 कितना हुआ? 2A0 स्क्वायर करो, 4A0 स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी 4I। मेरे को जरूरी नहीं मैं फार्मूला काम मिल, फार्मूला भी ले सकता था, I0 प्लस I0 प्लस 2I, क्योंकि अल्टीमेटली गेम तो वेक्टर एडिशन का ही तो है ना। तो मैं डायरेक्ट वेक्टर जोड़ लूं तो भी रिजल्ट तो वही आना है। जैसे मैंने कहा किसी प्लेस पर फेज डिफरेंस 60 डिग्री है और मैंने उसको 60 डिग्री फिक्स कर दिया, तो वहां क्या इंटेंसिटी मिलती रहेगी? तो एक तरीका तो ये हो सकता है मैं फॉर्मूले से पूछूं, I0 प्लस I0 प्लस 2I0 cos 60 1/2, आंसर 3I0। एक तो ये तरीका हुआ। फिर मैं आपको कहता कि अच्छा दोनों के I0 लिए हैं, तो दोनों के एम्पलीट्यूड, इसका मतलब मैंने इक्वल लिए हैं, तो एक का A0, दूसरा कितने डिग्री पे लिया है? A0, और A0 60 डिग्री पर है, √3A0 स्क्वायर करो, 3A0 स्क्वायर, यानी आंसर 3I। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली वेक्टर को जोड़ पाते हैं, अगर हमारा दिमाग है इस तरह का कि हम डायरेक्ट वेक्टर ऐसे समझ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो शायद हम तेज हो जाएंगे। पर उसके लिए जरूरी है कि हम जोड़ना उनका हमें आता हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, अब 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो जो मैथमेटिक्स करेंगे वो I0 2I0 120 डिग्री डालेंगे, माइनस का 1/2 आएगा, 2 हटा के -I0 आएगा, और नेट रिजल्ट I0 लाएंगे। इसी से लाएंगे ना। और जो वेक्टर समझता होगा वो A0 और A0 करेगा, 120 डिग्री का एंगल लाएगा, और 120 डिग्री पे हम सब जानते हैं दो वेक्टर का सम उसके बराबर ही हो जाता है, तो A0 आ जाएगा, और स्क्वायर करने से I0 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हुए। अगर हम वेक्टर जोड़ के डायरेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी इक्वेशन आई है, आई तो वेक्टर तरीके से ही तो आई है, तो जो चीज हम वेक्टर से लाए हैं और डायरेक्टली हमें लगता है वेक्टर जोड़ना बहुत क्विक मेथड है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट वेक्टर से ही बात कर लें, क्यों फॉर्मूले में वैल्यू डाल करके आंसर लाएं? हमें ऐसा कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री पर है, क्या रिजल्ट होता है? तो तुरंत क्लिक कर गया होगा, √2 का फैक्टर आएगा, स्क्वायर होने से 2I0 आ जाएगी। तो एक बहुत लॉजिकल एक बात मैंने आपको समझाई कि हमारे पास फॉर्मूले अपनी जगह पर हैं, पर हमारे पास हमारी अप्रोच भी हो सकती है कि हम जो है वेक्टर पे ले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली गेम ये है पूरा मिला करके कि भाई दो वेक्टर लिखने होते हैं और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लिखना होता है, वेक्टर सम करके रिजल्ट लाना होता है, और स्क्वायर करके इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो गेम तो इतना ही बड़ा है ना। अब उसको आप फॉर्मूला याद करके करो या डायरेक्ट आप उस तरह से कर लें, तो रिजल्ट तो हमारा इसी तरह से आना है। तो एक बात मैंने आपसे कही कि भाई अगर ऐसा मैं कुछ कर पाता हूं कि डेल्टा फाई को मैं अगर 0 रख पाता हूं, तो उस प्लेस पर इंटेंसिटी 4I0 मिल पाएगी। डेल्टा फाई को अगर मैंने पाई रखा है तो वहां इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर 90 डिग्री रखा है डेल्टा फाई को, तो वहां इंटेंसिटी 2I0 हो जाएगी। शायद जोड़ गए होंगे कई लोग, तो 90 डिग्री लिखते हैं, √2 याद आ गया होगा। 60 डिग्री है तो वहां इंटेंसिटी 3I0 हो जाएगी। 120 डिग्री है तो वहां की इंटेंसिटी I0 हो जाएगी। और जो 120 डिग्री इधर से है तो इधर से 120 यानी 240 इधर से हो जाएगा, वहां भी I0 हो जाएगा। तो यहाँ 2I0 है तो इधर भी 2I0 हो जाएगा। यहाँ I0 है तो 300 पर भी 3I0 हो जाएगा, क्योंकि जो 60 पर आएगा वही रिजल्ट 300 पे आना है। तो क्या इंटेंसिटी आएगी? डेफिनेटली दैट विल डिपेंड अपॉन डेल्टा फाई। बट वन थिंग इज क्लियर कि यार अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि इस डेल्टा फाई को कह दिया कि यार तुम बदलना मत, तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस प्लेस के ऊपर इंटेंसिटी 4I0 है वहां वो हमेशा
4I0 बनी रहेगी। जिस प्लेस पर इंटेंसिटी 0 है फिर तो वहां हमेशा वो 0 बनी रहेगी। बोले सर फिर तो वेरी होना बंद हो जाएगा, ऐसा कर पाएंगे क्या? बात ये नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर हम कर पाए तो फिर उसको हम नाम देंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि सुपरपोजिशन से ये जो वेरी इंटेंसिटीज अलग अलग आ रही हैं, हम उनको वेरी करना बंद करवा देते हैं। जहां एवरेज से कहीं ज्यादा है, 3I0 है, 4I0 है, हम चाहते हैं जैसा इंटेंसिटी वहां है वैसी बनी रहे। ज्यादा है तो ज्यादा बनी रहे, कम है तो कम बनी रहे, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। इसी को कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे इंटरफेरेंस लेना है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूं कि यार जो सुपर पोजिशन से कहीं मैक्सिमा और कभी कहीं मिनिमा आता है वो जैसा है वैसा बना रहना चाहिए, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी मैं ऐसा चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप जो चाह रहे हैं वो पूरा तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो बात कही थी, आपने वादा किया था कि डेल्टा फाई आप कांस्टेंट रखेंगे, तो आप पूरा करिए तो ये काम भी हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो ये जो डेल्टा फाई को हम बदलने से रोक देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम इसको बदलने नहीं देंगे, इसी बात को कहते हैं कोहेरेंसी। कोहेरेंसी जो है, मैं जब ये कहता हूं कि दो वेव कोहेरेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर उनमें जो फेज का डिफरेंस है वो हम टाइम के साथ बदलने नहीं देंगे। और अगर वो टाइम के साथ नहीं बदला तो फिर हमें अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग इंटेंसिटी मिलेंगी, कहीं ब्राइट मिलेगा तो कहीं डार्कनेस आएगी, और जैसी वो है वैसी वो बनी रहेगी, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डेल्टा फाई remains constant with the time. That means my waves must be coherent. Technically I will use the word coherent. तो coherent कोई चीज है, मैंने कहा ये दो वेव कोहेरेंट है, तो ये मत कहिएगा कि उनके फेज कांस्टेंट है, ये कहना है कि उन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ना मैं ये चाहता हूं कि वो 0 हो, ना मैं ये चाहता हूं वो पाई हो या 2 पाई हो या पाई/3 हो। मैं तो ये चाहता हूं जहां वो जैसा है वैसा बना रहे। उससे यह होगा कि जो इंटेंसिटी जहां जैसी है वैसी बनी रहेगी, और वही तो इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस जो है हमारा, अगर हमें चाहिए तो हमें क्या जरूरत रहेगी? हमें जरूरत होगी कोहेरेंसी की, यानी हमें रखना होगा इस डेल्टा फाई को कांस्टेंट। तो डेल्टा फाई कांस्टेंट अब रखना है। अब वो कैसे रहेगा, वो एक बात अब हमारे पास आई, डिस्कशन के लिए आई कि कैसे वो रहेगा। क्योंकि वो डाउट इसलिए हो रहा है कि भाई डेल्टा फाई की इक्वेशन में टाइम है और टाइम वेरिएबल है, और टाइम चेंज होगा तो डेल्टा फाई तो चेंज होना ही होना है। जब जो क्वांटिटी चेंज होना ही होना है और वो भी बहुत रैपिडली चेंज होना है क्योंकि उसका कोफिशिएंट बहुत हाई वैल्यू का है, तो ये तो पक्का है कि भाई देखो ऐसा हो तो नहीं पाएगा, पर फिर भी चाहना तो है अपने को ऐसा, वी वांट इट कि भाई इट शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड नॉट वेरी विद टाइम। तो क्या किया जाए? तो आप कहें सर इसको इक्वेशन से हटाया जा सकता है, तो कुछ ऐसा सोचिए ना। तो सोचा तो जा सकता है, लगता भी है कि यार अगर अपन ऐसा कर लें कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर ले लें तो ये टर्म अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो फिर अपने को लगेगा कि फिर तो टाइम हट गया, फिर तो हमारा काम हो गया।
इसका मतलब मुझे कोहेरेंसी तब मिल पाएगी जब मैं दोनों सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी के लूं, तभी कोहेरेंसी मिल सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक बल्ब लिया रेड कलर का, दूसरे बल्ब से लाइट आ रही है येलो कलर की, और मुझे इंटरफेरेंस चाहिए, तो आप मना कर दीजिए कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों के कलर डिफरेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, उनमें कोहेरेंसी नहीं मिल पाएगी, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं दे। तो एक बहुत बेसिक बात मैंने आपको सिखाई कि इसका मतलब मुझे इंटरफेरेंस अगर चाहिए तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है मुझे कोहेरेंसी चाहिए, और कोहेरेंसी की रिक्वायरमेंट है दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम होना ही होगा, अदरवाइज फेज will change with the time, and if it is there then variation will take place, और वेरिएशन हो गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हम इंटरफेरेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है। तो जो डिस्कशन हम लेके आए आगे तक, तो ये तो पक्का हुआ कि अच्छा इसका मतलब कोहेरेंसी हमारी जरूरत होगी, कोहेरेंसी होगी तभी इंटरफेरेंस मिलेगा, डेल्टा फाई हमारा टाइम के साथ कांस्टेंट होगा तभी इंटरफेरेंस मिलेगा। अब उसके लिए एक काम तो हमें मालूम हो गया कि दोनों फ्रीक्वेंसी को हमें सेम रखना है। अब जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी को सेम करेंगे तो अब हमारा कैसे इक्वेशन जाएगा उसको देख लेते हैं। अब हमारा डेल्टा फाइव हो गया है, कितना होगा डेल्टा फाइव? डेल्टा फाइव क्या लिखूं बोलिए? K1। अब एक और बात सोचो, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो क्या लैम्डा सेम नहीं हो जाएगी? भाई C इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा, C तो फिक्स है, तो जब फ्रीक्वेंसी सेम तो लैम्डा भी सेम, पक्का ही है। तो फिर तो दोनों लाइट की वेवलेंथ भी सेम ही होनी है, और अगर वेवलेंथ दोनों की सेम होनी है तो K भी सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो अब अपना डेल्टा फाइव अगर मैं लिखता हूं तो डेल्टा फाइव होगा K1 और K2 सेम है, कॉमन भी ले लेता हूं, K x1 माइनस x2 प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन। ये हमारे पास फेज डिफरेंस आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बात तो ठीक है, अब तो टाइम हट गया, अब तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह जाएगा, अब तो कोहेरेंसी मिल गई, बस यही ध्यान रखना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम लेना है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे कहा मैं 2 सोडियम लैंप लेके आता हूं। आप सब जानते होंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है सोडियम लैंप, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी देता है, दो होंगे तो दोनों से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम ही आनी है। आप शायद जानते भी होंगे कि सोडियम की जो वेवलेंथ होती है वो रहती है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो उसे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो निकाल भी सकते। अब मैंने सोचा कि चलो 2 लैंप लेके आते हैं और उनको ऑन करते हैं। दोनों सोडियम लैंप लाया, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम लाया। मेरा पिछला क्वेश्चन तो ये था कि एक रेड कलर का था, एक दूसरे कलर का येलो का लिया था, तो उसमें तो अपनी बात हो गई थी कि नहीं नहीं भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो कोहेरेंसी नहीं आ पाएगी। पर मैंने इस बार सावधानी बरती, मैं 2 लैंप लेके आया अलग अलग इंडिपेंडेंट, और फिर उनको ऑन किया, और फिर सोचा कि अब मुझे इंटरफेरेंस मिल जाए, ब्राइट डार्क मिल जाए। हम देखेंगे नहीं मिलेगी, हम कहेंगे भाई हमारी जरूरत तो पूरी कर ली थी हमने, हमने ये तो कर ही लिया था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब कहां दिक्कत है? अब क्यों हमें
कोहेरेंसी नहीं मिली। तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर दो बल्ब अलग अलग हैं, हो सकता है आपने अलग अलग टाइम पे उनको ऑन किया हो, 5-1 अलग रहा हो, 5-2 कुछ अलग रहा हो, तो मैं कहूंगा अलग रहने में मुझे कहाँ परेशानी है, डिफरेंस रहेगा सर, रहने दो ना। मैंने कब कहा कि डिफरेंस नहीं रहना चाहिए? मैंने तो ये कहा कि डिफरेंस जो भी है वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर वो 0 है तो 0 बना रहे, पाई है तो पाई, मुझे उससे कहां ऑब्जेक्शन है। फिर अब क्या कारण रहे कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स मुझे अब इंटरफेरेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं सोचता हूं कि अगर मान लो ये अलग अलग हैं भी तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि होने दोनों अलग। मैंने कब कहा कि सेम होना चाहिए? मैं तो बस ये कह रहा हूं भाई, जो तुम जितना डिफरेंस तुम्हारा है दैट शुड नॉट वेरी विद टाइम, बस यही तो मेरी जरूरत है। तो क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स में ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा? क्या बदलता रहेगा? ऐसा होगा? इसका जवाब है हाँ। बोले सर वो क्यों? जब इनिशियल फेज दोनों का जो भी है वो तो वही रहता होगा ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता ये है, हम तो ये सोचते हैं कि जब लाइट आती है तो लाइट हमारी जो है वेव फॉर्म में आती है। अब जब हम वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम तो ये सोच रहे हैं कि जो लाइट है वो इस तरह से वेव बनाती होगी। वास्तविकता ये कि अगर ये ऐसे बना देती ना तो मैं 2 सोडियम लैंप लेता और मुझे इंटरफेरेंस मिल जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर ऐसा होता नहीं। रियलिटी ये है कि जो लाइट आती है वो पल्स फॉर्म में आती है। पल्स फॉर्म में आने से क्या हुआ कि जो इनिशियल फेज है वो लगातार ही बदल रहा है। एक बल्ब की बात कर रहा हूं मैं केवल, उसका खुद का इनिशियल फेज कभी भी कुछ भी हो जाता है। बोले सर आप यूं कहना चाह रहे हैं कि 5-1 मर्जी पड़े जो कभी भी हो जाएगा? ऐसे दूसरे सोर्स का जो इनिशियल फेज होगा वो भी कभी भी मर्जी से कुछ भी हो जाएगा, रैंडमली। यस। बोले सर ये जब दोनों क्वांटिटी रैंडम हो गई तो फिर तो आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा? हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। पल्स फॉर्म में एनर्जी निकलती। दिमाग में और थोड़ा डेप्थ में जाना हो तो ये पल्स निकली क्यों यार, लगातार में क्या दिक्कत है? तो आप इसको, आपको इसका इमिशन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार ये लाइट आती क्यों है। तो आप तुरंत जवाब मिलेगा यार वो एटम्स है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वो जब डी एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है तो एक्सिस एनर्जी को निकालता है, वही तो लाइट है। अब ये भी तो हम जानते हैं कि वो एक बार एक्साइटेड हुआ है तो अपनी मर्जी से ग्राउंड स्टेट में आता है भाई, कब आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और नंबर ऑफ एटम्स हैं, कब कौन डी एक्साइट हो रहा है, कब कौन एनर्जी दे रहा है, हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए पल्स आती जाती हैं, किसी का इनिशियल फेज कुछ होता है, किसी का इनिशियल फेज कुछ होता है। यानी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उन दोनों में कोहेरेंसी रहे। लेकिन अगर कोई ऐसे सोर्स ले आऊं मैं जिनमें ये ऊपर वाली जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो, पल्स नहीं आकर जिसमें ये जो वेव है ट्रेन अपनी पूरी लंबी हो, तो शायद उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो मैंने आपसे कहा भी कि हाँ अगर ऐसा होता है तो नहीं कम आएगी, नहीं आएगी। ऐसे सोर्स हमारे पास है, लेजर लाइट्स। वहां ये जो वेव लेंथ या इसको कोहेरेंट लेंथ कहते हैं, जितनी लंबाई इसकी होती है कोहेरेंट लेंथ कहलाती है, वो बहुत बड़ी बड़ी किलोमीटर्स में होती।
तो वहां हमें फिर दिक्कत नहीं रहती। वहां तो दो लेजर तो हम इंडिपेंडेंट ले लें तो कोहेरेंसी मिलने के चांस हैं। लेकिन जो अपने ऑर्डिनरी सोडियम लैंप हैं या कैडमियम लैंप हैं या और उनमें ये हम उम्मीद नहीं करते। तो हम यूं कहना चाहते हैं, इन जनरल हमारा स्टेटमेंट ये रहना चाहिए कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं रहते। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। तो अब बात ये आ गई कि सर फिर हम कोहेरेंसी कैसे लाएंगे, जब आपने कह दिया कि दो सोर्स में ये डिफरेंस हम कांस्टेंट रख ही नहीं पाएंगे। तो इसका जवाब देखो YDSC शब्द से अपने आप मिल जाएगा। आप खुद सोचो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने क्या किया, एक सोडियम लैंप लिया, उसके सामने दो स्लिट रखी और उन दोनों स्लिट ने अलग अलग सोर्स की तरह बिहेव किया, एक से दो सोर्स बनाए। यार इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने गरीब तो नहीं थे कि दो सोडियम लैंप नहीं ले सकते थे। तो उनको एक से दो बनाने के पीछे क्यों कारण रहा होगा, समझ में आता है अब अपने को कि अच्छा यार वो दो इंडिपेंडेंट में तो कोहेरेंसी पॉसिबल ही नहीं थी। तो फिर यहां से हमें हिंट मिल गया कि दैट मीन्स वी शुड गेट टू सोर्सेस फ्रॉम सिंगल सोर्स, then only we can get this coherency, and this we will do in our Young's double slit experiment. तो एक बात मैं यहां तक करके आया हूं कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपरपोजिशन है वो हमेशा इंटरफेरेंस नहीं होता। सुपरपोजिशन तब इंटरफेरेंस कहलाएगा जब उनमें फेज का जो डिफरेंस है डेल्टा फाई कांस्टेंट रहे विद टाइम, यानी सुपर इंपोज होने वाली वेव्स जब कोहेरेंट होती हैं तब हमें इंटरफेरेंस मिलता है। उसमें हमें जो पैटर्न मिलता है तो कहीं ब्राइट मिलता है तो कहीं डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती हैं, और उनकी जो इंटेंसिटी है दैट रिमेन्स फिक्स्ड विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम, ऐसा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। कोई डाउट आपका अभी तक की बातचीत में है तो बात करें। हाँ। डेफिनेटली अगर वो लेजर नहीं है तो, लेजर है तो दो इंडिपेंडेंट से मिल पाएगी क्योंकि उनमें पल्स लेंथ मेंटेन रहती है। लेकिन अदरवाइज अगर दो ऑर्डिनरी सोर्स आपने जैसे सोडियम लैंप लिए तो फिर आपकी मजबूरी ही है कि आपको एक से ही दो बनाने पड़े। और कोई बात नहीं। फेज डिफरेंस का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आगे भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वही है। एम्पलीट्यूड बराबर हो जाते हैं ना तो उसका एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि देखो वेक्टर सम करना है। अब कहीं ब्राइट बनना है कहीं डार्क बनना है। ब्राइट डार्क जब फ्रिंजेस बनेंगी तो हमारी इच्छा जरूर होगी कि तुरंत हम उसको पहचान पाए कि कहाँ मिनिमा है कहाँ मैक्सिमा है। हम एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी चाहते हैं, अच्छा कंट्रास्ट चाहते हैं ताकि ब्राइट डार्क को पहचानने में हम गलती ना करें। तो हमारी इच्छा रहती है कि जहां मिनिमा है वहां कंप्लीट डार्कनेस रहे, और कंप्लीट डार्कनेस के लिए वहां इंटेंसिटी आई मिनिमा 0 होना चाहिए। और मिनिमा 0 होने के लिए दो वेक्टर जो हमारे पास है वो क्योंकि अपोजिट रहते हैं मिनिमा पर, और इनका रिजल्टेंट बेटे 0 तब आएगा जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। यानी हमें दोनों सोर्स सेम एम्पलीट्यूड के लेने चाहिए। अगर ऐसा ले पाए तो ब्राइट फुल ब्राइट दिखेगा और जहां मिनिमा है वहां कंप्लीट डार्कनेस आएगी। तो एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूं
ऐसे केस में जो मेरी विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज रहेगी वो बेस्ट रहेगी। लेकिन इन केस हमने बराबर नहीं ली तो इसका ये मतलब नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ब्राइट और डार्क का डिफरेंस थोड़ा कम रह जाएगा, तो वो उतना अच्छा डिस्टिंक्ट या उसकी विजिबिलिटी उतनी बढ़िया या कंट्रास्ट उसका उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो डिजायरेबल तो है कि एम्पलीट्यूड हम इक्वल ले लें, लेकिन नहीं भी लिया है तो भी हम ये तो कहेंगे कि इंटरफेरेंस मिलेगा अगर कोहेरेंसी है, पर क्वालिटी जरूर उसकी उतनी बढ़िया नहीं होगी जितना हम चाहेंगे। इज इट क्लियर? और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो आगे हम बात करते हैं, वो YDSC पढ़ाएंगे तब एक सिंगल लैंप से कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। हाँ, ये बात दिमाग में जरूर आपको आ सकती है कि सर अगर हम एक सिंगल लैंप लेंगे तो वो भी तो पल्स ही देगा और उसका भी तो इनिशियल फेज कंटिन्यूअसली वेरी ही करेगा, तो फिर उसमें कॉन्स्टेंसी आप कैसे लाएंगे? तो उसका जवाब ये कि जब हम 1 से 2 बनाएंगे तो मान लो ओरिजिनल में सडन चेंज हुआ, आगे मैं समझाऊंगा अभी डिटेल में, पर अभी यहां बात की जा सकती है। उसमें मान लो सडन चेंज हुआ और आपने जो 2 बनाए हैं वो इसी से बनाए हैं ना, तो जो चेंजेस इसमें आए यहां और यहां भी सिमिलर चेंज आएंगे, और दोनों में जब सिमिलर चेंज आया तो डिफरेंस को मेंटेन किया जा सकेगा। मान लो 5-1 बदल कर पाई बदला 5-1, तो 5-2 भी तो उतना ही बदलेगा, तो डिफरेंस कांस्टेंट ही रह जाएगा। हम ये तो कह नहीं रहे कि ये वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, 5-1 फिक्स रहना चाहिए या 5-2 फिक्स रहना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो रह जाएगा अगर हम 1 से 2 बनाएं। आगे में और इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताऊंगा अभी। और कोई क्वेश्चन जो दिमाग में आपको आता है, बिल्कुल हिच नहीं करे। आगे बढ़ाऊं बात को, तो एक लॉजिकल तरीके से हम आगे चल रहे हैं कि कैसे चीजें होंगी। इंटरफेरेंस तक अब हम पहुंच रहे हैं। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि एम्पलीट्यूड इक्वल और अनइक्वल, और वहां मैं एक टर्म बोल रहा था विजिबिलिटी, तो वो मैं अब यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि विजिबिलिटी क्या है और कैसे उसको थोड़ा मैथमेटिकल उसको मैं ग्राउंड दूं। उसको हम ऐसे देखते हैं, ग्राफ बना के मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हम ले रहे हैं, इस एक्सिस पर डेल्टा फाई, इस एक्सिस पर इंटेंसिटी। ये लाइन मैंने डाल दी है I1 + I2 वाली, इसको आप I एवरेज भी कह सकते हैं। I एवरेज कितना? I1 + I2, यही कहा था अपन ने, क्योंकि वो थर्ड टर्म तो एवरेज वैल्यू में 0 आ रही थी। मैक्सिमा जब हमने लिया था कितना था? प्लस कर दें इसमें 2√I1/I2, ये I मैक्सिमम। मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, I1 + I2 + 2√I1/I2। ये कौन सी वैल्यू है? ये लाइन मैंने डाल दी, 0 पे नहीं ली, क्योंकि मैंने कब कहा कि दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो 0 नहीं रहेगा इस बार, ये I मिनिमा आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। 0 से π/2 पर हमारा कॉस फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगी।
यानी हमारा आंसर एवरेज से ज्यादा। या मैक्सिमा और π/2 पर जाकर कॉस फंक्शन 0 होने वाला है, कॉस फंक्शन 0 होने वाला है, इसका कंट्रीब्यूशन खत्म होने वाला है, 0 होने वाला है। बट इसके पहले पहले तो पॉजिटिव ही है ना, तो आंसर मेरा I1 + I2 से ज्यादा ही रहना है ना। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ये π/2 पर के पहले पहले तो इस एवरेज वैल्यू से ज्यादा रहे। पाई पर ये मुझे मालूम है कॉस फंक्शन मिनिमा होने वाला है, मिनिमा होने वाला है, पाई पर मिनिमा आने वाला है। और मैंने सिखाया भी था कि π/2 से यहां मिनिमा, लेकिन इस पूरी रेंज में ये लेस देन एवरेज होगा। बात हुई है अपनी? तो ये बस समझ गए होंगे आपकी, ये लेस देन एवरेज वाला ग्राफ चल रहा है यहां तक, ये 3π/2 तक। और फिर यहां के बाद क्या कंस्ट्रक्टिव हो गया था, क्योंकि अपना कॉस फंक्शन पॉजिटिव हो गया था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी हमारी है, तो यहां पर ये इंटेंसिटी, तो आप समझ सकते हैं जो मैंने रेड कलर से शो किया है वो रीजन वो है जहां का इंटेंसिटी एवरेज से ज्यादा है, और जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है वो फेज हैं, फेज डिफरेंस है जिन पर हमें इंटेंसिटी लेस देन एवरेज। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस कम कर देंगे ना अपन, तो कंट्रास्ट पूर्ण हो जाएगा। और बेस्ट लाना हो तो भी मैं बात करता हूं अब, तो मैं एक टर्म यहां डिफाइन कर रहा हूं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट डिफाइंड होता है I मैक्सिमा माइनस I मिनिमा अपॉन I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, मैक्सिमा माइनस मिनिमा, और नीचे दोनों का सम करके लिखेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी 2 √I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। परसेंटेज में लेना है तो आप यहां 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं I1 को I2 के इक्वल ले लेता हूं, दोनों को I0 मान लेता हूं, तो ऊपर 2I0 हो जाएगा, नीचे 2I0 हो जाएगा, यानी कंट्रास्ट मेरा, विजिबिलिटी मेरी 100% हो जाएगी। तो अगर मुझे 100% विजिबिलिटी चाहिए तो मुझे दोनों के एम्पलीट्यूड, यानी फॉर 100% विजिबिलिटी A1 must be equal to A2, I1 must be equal to I2 for 100% विजिबिलिटी। तो बेस्ट जो होगा इंटरफेरेंस वो उस केस में होगा। लेकिन इन केस यू आर नॉट टेकिंग द एम्पलीट्यूड्स इक्वल और इंटेंसिटी इक्वल, देन द रिजल्ट विल बी लेस देन 100%। बस ये जरूर अंतर पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू कन्वे कि एम्पलीट्यूड इक्वल होना एसेंशियल कंडीशन में नहीं है। और कोई पॉइंट आप बात करना चाह रहे हैं? क्लियर हो गई आपकी बात यहां तक? अभी मैं कैलकुलेशन भी करूंगा कुछ न्यूमेरिकल में और सिखाऊंगा आगे, पर ऐसे हमें सोचना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्राफ अगर हम और ये इक्वेशन भी हम उस केस में भी लिखें जिसमें एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आई हो जाएगा, पर ये जो मैं बात कर रहा हूं तब कर रहा हूं जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। मैं लिख रहा हूं ये I1 और I2 दोनों I0 ले रहा हूं, मैं A1 और A2 दोनों A0 ले लेता हूं, तो ये इक्वेशन से मुझे रिजल्ट आ जाएगा I इक्वल टू, हाँ बोलिए जरा, I1 को I0 लिखा जाए, I2 को भी I0, और ये आ जाएगा 2 √I0 इंटू I0 cos डेल्टा फाई। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई
2i0 कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, हम सब जानते हैं 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई क्या होता है, 2i0 2 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 गिविंग मी आंसर 4i0 cos square delta phi by 2. It will be my resultant intensity in case when we have taken both source of intensity I0. तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उससे अपना आंसर आ गया। उससे हमें अलग अलग फेज डिफरेंस फिर आंसर लाना आसान हो, लेकिन इससे भी आसान हम तो जानते हैं कौन सा, वेक्टर तरीका। इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं, इसका भी एक और तरीका आप सोच सकते थे, बोले सर डायरेक्ट वेक्टर से ले आए क्या इसको करके, अरे ले लो यार बहुत आसान होगा। ए नोट कितना डिफरेंस है, डेल्टा फाई, हाँ सम क्या बाइसेक्ट करेगा, क्या इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ऐड होना है, क्या ये डेल्टा फाई बाई 2 लिया जाएगा बाइसेक्ट कर रहा है तो, इसका इधर का कंपोनेंट बोलिए, इसका कंपोनेंट ए नॉट कॉस डेल्टा फाई बाई 2, इसका भी यही आएगा इंटू 2, ये आ गया रिजल्टेंट, स्क्वायर करो आई आ जाएगा 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, यही आंसर आ रहा है। क्लियर? तो आप चाहें तो वेक्टर से जा सकते हैं, चाहे आप वहां से ला सकते हैं। अल्टीमेटली कोई बात हमसे करता है कि यार ये क्या करते, बोले यार कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू की बात है, वेक्टर के एडिशन सीख रहे हैं। कुल मिला के ईमानदारी से पूछे कि भाई क्या सीख रहे हो, अरे यार दो ऑसिलेशन कुछ नहीं होते, दो वेक्टर होते हैं और उनमें कुछ फेज डिफरेंस होता है, दोनों का वेक्टर का एडिशन कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं और स्क्वायर करके आंसर दे देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। फैक्ट तो ये है, पर अब वो क्योंकि फॉर्मूले लिखने की जरूरी भी हो जाता है, पढ़ रहे हैं तो होना लगेगा, पढ़े ही क्या है ना, वरना तो बात तो इतनी सी से ज्यादा तो बात ही नहीं है। बस ये जरूर मैंने आपको कहा कि भाई जो भी डेल्टा फाई रहे उसको आप बदलने मत देना, और उसके लिए आप जो है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम तो लेनी ही है, और 1 से 2 बनाना भी आपको पड़ेंगे, ताकि आप डेल्टा फाई कांस्टेंट रख लोगे, कोहेरेंसी आपको मिल जाएगी और आप कह देंगे कि आपको इंटरफेरेंस मिल गया है। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर, कोई डाउट आपको है तो बात करिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सॉरी। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन ठीक है सब? एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू पुट सोर्स इन मिडिल ऑफ द टू स्लिट फॉर परफेक्ट कोहेरेंसी? ये बेटा अभी आगे बात हो जाएगी जब YDS से पढ़ेंगे, अभी इतनी कोई बात हमने नहीं की। और कोई क्वेश्चन? अब हम अगली स्टेप लेते हैं, यहां तक कोई डाउट किसी को बना हो तो पूछ लीजिए, एनी डाउट? आगे बढ़ाऊं? मैथमेटिक्स अपनी जगह है, नोट करना है तो मैं रुक लेता हूं 1 मिनट। हाँ कर ले, बिल्कुल कर ले अपना काम। हाँ फिर से, हाँ ये विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी कह दो, कंट्रास्ट कह दो, एक ही बात। चलिए मैं अब आगे काम करता हूं।
नो प्लीज, मुझे सब चीजों का जवाब देना आता है पर मैं नहीं देना चाहता। देखिए, मेरा ये मानना है, हम लोग पढ़ने आते हैं और हमारा 1 मिनट भी फालतू चीज में वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस कई काम तो इसीलिए अच्छे हो जाते हैं कि हम अपना टाइम खराब नहीं करते। तो ये एक आदत में बना लीजिए, जब हम काम कर रहे हैं तब काम कर रहे हैं, फिर उस समय फालतू की बात नहीं होना चाहिए। वो आपको ये आदत बन गई तो आप अपना रिजल्ट मान के चलिए 20% सुधर जाएगी। तो क्लियर है ना कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो टाइम यूज होगा तो फायदा तो अपने को होना है उसका। तो मेरा तो सलाह है, आप किसी भी क्लास में कोई बात ही नहीं किया करिए पूरा, ताकि टीचर को आप पूरी तरह से उसको काम करने का, उसको पूरी अपनी बात रखने का टाइम प्रॉपर मिल जाए। वरना क्या होगा, आपसे बातचीत में उलझेगा, टाइम कम पड़ेगा तो वो जो बताना चाहिए उसमें से कट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम तो फिक्स है ना। तो आपको बेस्ट अगर रिसीव करना है तो बिल्कुल रिसीवर बन के काम करिए, परफेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं YDC में हम काम कैसे करते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रखने की बात हुई थी अपनी, वो देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहां पर ये एक स्लिट है, या यूं कह दीजिए ये एक सोर्स है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इसके सामने हम 2 स्लिट रखते हैं। ये यहां हमने सामने ये 2 स्लिट रखते हैं। अब बात ये है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि स्लिट कैसे रखी, क्या किया है, समझे इस बात को। एक्चुअल में क्या है कि जो सोर्स है, यहां से लाइट आने लगी है और ये वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगा है और इस स्लिट तक पहुंचा है। अब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचा है तो अब ये यहां से फिर बाहर इस तरह आएगा, यहां से इस तरह बाहर आएगा। ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, ये दूसरे सोर्स की तरह काम करेगा। हमारा वेव फ्रंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि YDC में हम 1 से 2 जो बनाते हैं वो वेव फ्रंट डिवीजन टेक्निक से बनाते हैं। वेव फ्रंट के 2 पार्ट किए। बोले सर कोई और टेक्निक भी होती है? हाँ, एक आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, थिन फिल्म, कलर्स इन थिन फिल्म। वहां जो हम 1 से 2 बनाने की बात करेंगे वो एम्पलीट्यूड डिवीजन से करें। अभी ये केस कौन सा है? वेव फ्रंट डिवीजन। एनर्जी यहां से निकलेगी। अब मान लीजिए मैंने यहां की इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 लिखी। यहां से एनर्जी चली है और इधर मान लो इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मुझे यहां की इक्वेशन लिखना है, y इक्वल टू, पहली बात तो दिमाग में ये आएगी कि क्या इसका एम्पलीट्यूड अभी भी a लिया जाए या कुछ और लिया जाए। अब यहां पर सोचें अपन, एम्पलीट्यूड तो इंटेंसिटी बताएगा और इंटेंसिटी एनर्जी बताएगा। तो क्या यहां से जो एनर्जी निकल रही है और जो यहां से निकल रही है वो सेम है? क्या वो बट नहीं की इस तरह से? तो पक्का ही है कि वो एनर्जी तो कम है। इसका मतलब वहां की इंटेंसिटी कम आएगी ओरिजिनल सोर्स से। वही एनर्जी तो 2 जगह गई है भाई, और भी जगह रुकी भी है कहीं ना कहीं। तो एग्जैक्टली आधा आधा करूं ये भी ठीक नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये बात पक्की है
कि ये इंटेंसिटी अलग है। यानी मुझे वो एम्पलीट्यूड नहीं लिखना चाहिए जो सोर्स का है, कुछ नया लिखना चाहिए। चलो मैं इसको ऊपर वाले को मैं A1 लिखता हूं, A1। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं, साइन ओमेगा टी लिख दिया। ये डिस्टेंस मैंने x1 लिया है ऊपर वाला, तो यहां आ जाएगा माइनस के x1 प्लस 5। सॉरी, ऐसे ही हम बात करना चाहते हैं यहां की इक्वेशन। अब यहां का एम्पलीट्यूड मुझे लेना है, कितनी एनर्जी यहां से निकली ये सोचना पड़ेगा। क्या मैं इसका एम्पलीट्यूड जितना यहां का एम्पलीट्यूड है उतना ले लूं? तो वो डिपेंड करेगा सॉरी कि ये जो अपना एम्पलीट्यूड इसके बराबर लेना अगर मुझे है, तो मैं ऐसा तभी तो कर पाऊंगा जब इस विंडो के विड्थ इस विंडो के विड्थ के इक्वल होगी, तभी तो बराबर बराबर एनर्जी बाहर आएगी। लेकिन अगर मैंने दोनों की विड्थ में अंतर कर लिया तो फिर तो एनर्जी का अमाउंट बाहर अलग अलग आएगा, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी, तो फिर मुझे एम्पलीट्यूड अलग लेना चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ एम्पलीट्यूड अलग लिखना चाहिए। और अगर मैं एक कह देता हूं कि आई हैव टेकन बोथ द स्लिट ऑफ सेम विड्थ, देन आई कैन राइट बोथ ऑफ देम A0 A0। अदरवाइज आई शुड नॉट राइट देम इक्वल। मुझे पहले कहना पड़ेगा कि दोनों स्लिट का विड्थ सेम है। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इन दिस डिस्कशन कि जब हम 1 से 2 बनाते हैं तो ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि वो जो 2 वेव हमें मिलने वाली हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, जरूरी नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का जो आपका स्लिट का विड्थ है वो आपने सेम लिया है या नहीं लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। और मैंने पहले भी कहा उनके जवाब देते समय कि बराबर होना जरूरी भी नहीं है, तो वो भी बात पक्का है, ठीक है, हो भी हाँ, पर ये भी मैंने कहा कि बराबर ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्वालिटी ऑफ सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस हमारा बेटर होगा। क्लियर है बात? अभी यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल और कर दूंगा। अब मान लीजिए यहां तक हमने A2 ले लिया, अब साइन ओमेगा टी। अब दिक्कत यहां और क्या किया जाए, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो इधर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये भी x1 ली मैंने, पर ये x1 तब ले पाऊंगा जब ये मिड में होगा, बिल्कुल मिड में होगा एग्जैक्टली, तभी ये x1 होगा और ये x1 होगा। तब मैं यहां का जब ये इक्वेशन लिखूंगा तो यहां माइनस के x1 प्लस 5 आएगा। अब दोनों का साइन फंक्शन है, दोनों की फेज एंगल सेम आ रहे हैं। अब फेज एंगल सेम आ रहे हैं तो डिफरेंस 0 आ जाए, पर ये 0 तब आया बेटे जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी ये बिल्कुल मिड में है। तब तो मैं कह दूंगा कि इन दोनों में फेज डिफरेंस 0 है। आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये बाय द वे ये पल्स नहीं आ गई तो, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ये तो सोर्स ही पल्स देता है और पल्स का तो फेज बदल ही सकता है। बिल्कुल मान लेते हैं बदल जाता है, तो अचानक ये 5 से बदलकर 5 डैश हो गए, तो फिर दोनों में ही तो 5 डैश आ जाएगा ना, तो फिर डिफरेंस तो अभी भी 0 पहले था, बाद में भी तो 0 होगा। तो जो मेरी पल्स आने की जो प्रॉब्लम थी वो फायदा हो गया और हम 1 से 2 कोहेरेंट बना पाए। और साथ साथ अभी तो ये भी कह सकता हूं कि डिफरेंस भी 0 है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको मिड में ना रख पाया हूं, थोड़ा ऊपर या नीचे रह गया हो। तो मान लीजिए ये थोड़ा ऊपर हो गया और ये रास्ता जो हम सोच रहे थे कि x1 ही होता तो, पर ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि ये स्लिट ऊपर चली गई।
थोड़ी बड़ी मैंने मान ली λ/2, एक्स्ट्रा दूरी इधर आ गई, ऊपर जाएंगे तो ऊपर के कंपैरिजन में ये नीचे वाला रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर हम कहेंगे यहां की क्या इक्वेशन लिखी जाए, तो हम सब जानते हैं लैम्डा से 2 का अंतर आता है, जानते हैं ना। तो 1 मीटर से कितना आएगा, 2π/λ। हमारा एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल हुआ, λ/2, तो वो 2π/λ इंटू λ/2, तो पाई आ जाए। क्या ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो फिर और एक्स्ट्रा लेग करेगा, तो हियर आई शुड राइट -π + 5। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, पाई का, और ये लेग कर रहा है, ये लेग कर रहा है। अच्छा, अचानक चेंज होगा तो फिर भी पाई का ही रहेगा ना। तो हम कहेंगे क्या दिक्कत है, हमें पाई का रहे तो भी क्या दिक्कत है, और 0 है तो अच्छा ही है, क्योंकि हमने कभी ये कहा कि सेम होना चाहिए। तो बस इतनी सी बात यूं समझना यहां चाहता हूं कि ऐसा भी मत सोचिए कि इन दोनों का फेज सेम होना ही चाहिए, अंतर है तो भी चलेगा। हाँ, उससे कुछ असर जरूर पड़ेगा, जैसे एम्पलीट्यूड बराबर नहीं हुए थे तो कंट्रास्ट कमजोर हुआ था, तो ये फेज का डिफरेंस आएगा, उससे क्या असर पड़ेगा आगे जाके मैं समझाऊंगा। लेकिन हाँ, फेज सेम हो अगर ये आप चाहते हैं, तो आपको ये डिस्टेंस के इक्वल, यानी ये स्लिट आपको बिल्कुल मिड में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप मिड में नहीं रख पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है, इन दोनों में केवल डिफरेंस ऑफ फेज आ जाएगा, और उसका असर पैटर्न की थोड़ी पोजीशन में अंतर आ जाएगा हल्का सा, कैसे आएगा वो हम आगे बात करेंगे। पर हाँ, पैटर्न मिलेगा, उसकी क्वालिटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। फेज, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कभी कि अगर हमने 1 से 2 बनाए तो उनका फेज हमेशा सेम होता है, ना एम्पलीट्यूड बेटे सेम होता है हमेशा, ना फेज सेम होता है। ये तो डिपेंड करेगा कि हमने 2 स्लिट जो ली हैं उनका विड्थ रेशो क्या रखा है, और वो जो प्लेस किया है पीछे वाला सोर्स हमने, वो एग्जैक्टली मिड में प्लेस कर पाए हैं या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, उसके अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस भी आ सकता है, और स्लिट विड्थ के अकॉर्डिंगली हमारा जो है एम्पलीट्यूड में भी अंतर आ सकता है। अब इस पर हम अगली क्लास में और डिटेल में बात करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, ओके, इधर आ गए। आपकी जो क्वेश्चन आपने पूछा था मिडिल में रखने वाला,